हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपकी असिस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में विद डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें कंप्लीट करा दी हैं। अब बारी आती है इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करने की, क्योंकि नो रिवीजन विदाउट रिवीजन, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। चलिए तो जल्दी से कर दीजिए आप सभी लाइक और शेयर, और आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर के उदय का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 1। ठीक है, चलिए तो लाइक शेयर कर दिया, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें, जान लें कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ऑलराइट, चलिए तो वाइमर गणराज्य का जन्म होता है जर्मनी में। क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुका था। जर्मनी के सम्राट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर अब एक सम्राट जो चला गया है, अब शासन को संभालने को कोई नहीं है, तो नया शासन तो चाहिए, नई सरकार तो चाहिए, नया राजा तो चाहिए, या नया नेता तो चाहिए। ठीक है, तो उसी के परिणाम स्वरूप वाइमर गणराज्य का जन्म होता है जर्मनी में। ठीक है, फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, युद्ध का असर, युद्ध के असर से यहाँ पर मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसका असर जर्मनी या वीमर पर क्या पड़ा, जर्मनी के वीमर गणराज्य पर क्या पड़ा, ये जानेंगे। उसके बाद राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जी हाँ, फिर बात आती है राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद की। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत तुरंत परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जाता है, या रेडिकल में वे सारे लोग आते हैं जो तुरंत परिवर्तन को चाहते हैं। यह प्रक्रिया रूढ़िवादी के जस्ट विपरीत होती है। जैसे कि हम बात करें रूढ़िवाद की, तो रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद जो है पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को लेकर आगे का जीवन जो है चलाना चाहते हैं, या किसी भी देश का संविधान या शासन पुरानी परंपराओं के आधार पर ही चलाना चाहते हैं। लेकिन रेडिकलवाद जो होता है, रेडिकलवाद में रेडिकल ये चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट चेंजेस चाहिए, तुरंत परिवर्तन चाहिए। जैसे सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। क्लियर? उसमें ना पुराने नियम कानून को देखा जाएगा, ना पुरानी प्रथाओं को, ना परंपराओं को देखा जाएगा। ठीक है, फिर अब आर्थिक संकट तो आ ही चुका था जर्मनी में। क्यों आ चुका था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसने जो लड़ा था वो कर्जा लेके लड़ा था। दूसरी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था और युद्ध के हार जाने के रूप में मित्र राष्ट्रों को कई सारी राशि भी देनी पड़ी थी। फिर मंदी के साल आए, आर्थिक संकट आएगा तो भाई महामंदी का दौर तो आएगा ही। फिर होता है भैया हिटलर का उदय। जी हाँ, हिटलर का उदय होता है। हिटलर ये सारी चीजें देख रहा था कि जर्मनी किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहा है। हिटलर की एंट्री होती है। हिटलर की एंट्री जैसे होती है तो उसने जर्मनी में सबसे पहले लोकतंत्र का खात्मा किया, लोकतंत्र को ध्वंस किया, खत्म किया कि अब यहाँ पर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, और जर्मनी के पुनर्निर्माण की योजना हिटलर ने बनाई। फिर क्या होता है? फिर बात आती है किसकी? नाजियों के विश्व दृष्टिकोण की। अब आप कहेंगे कि नाजी क्या होता है या नाजीवाद क्या होता है? जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है नाजीवाद और हिटलर का उदय, तो इसे नाजीवाद या नासीवाद भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है?
तो नाजीवाद एक तानाशाही शासन का स्वरूप होता है। क्या होता है? तानाशाही तानाशाही शासन का स्वरूप होता है नाजीवाद। ठीक है, अब तानाशाही शासन क्या होता है? तो भाई हिटलर का जो शासन था, हिटलर जो व्यक्ति था, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के नियम कानूनों पर ही विश्वास रखता था। दूसरे के नियम कानून या संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, जर्मनी की हालत खराब हो जाने के बाद वो साम दाम दंड भेद जर्मनी के पुनर्निर्माण की बात करता था, चाहे कैसे भी हो। तो नया तानाशाही शासन का स्वरूप हिटलर लेके आया, जिसे नाम दिया गया नाजीवाद। अब नाजीवाद में उसने क्या किया? सबसे पहले नस्लवादी राज्य की स्थापना करी। ठीक है, यानी कि सिर्फ नाजी नस्ल के व्यक्ति ही हमारे राज्य में होनी चाहिए, और नस्ली कल्पना लोक की एक तरीके से उसने कल्पना करी। फिर नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में जानेंगे। युवाओं को किस तरीके से नाजी विचारधारा के लिए तैयार किया जाता था। मातृत्व की नाजी सोच, यानी कि वहां माओ के, लड़कियों के मन में किस तरीके से नाजी सोच को विकसित किया गया, किस तरीके से नाजीवाद का प्रचार किया गया। उसके बाद आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, इसको जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे महाध्वंस, होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां कि कैसे नाजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, नाजीवाद को पूरे जर्मनी में स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया। ऑलराइट, तो ये था हमारे इस चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम शुरू करते हैं इसके एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो जल्दी से एक बार चेक करके बता दीजिए कि आप सभी ने बराबरी से लाइक शेयर किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो भाई साहब रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्दी से लाइक शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऑलराइट, चलिए चलते हैं वाइमर गणराज्य के जन्म की तरफ, जो इसका चैप्टर का पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें बात आती है सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी से कमेंट आना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत करी थी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ठीक है, बहुत पावरफुल था। कब? 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में। फिर इसने क्या किया? जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई समाज के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें पूरा यूरोप दो भागों में बढ़ गया था, जिसे हम कहते हैं कि पूरा यूरोप दो खेमों में बढ़ गया था, यानी कि दो पाली में बढ़ गया था, दो पार्ट में बढ़ गया था। एक थे मित्र राष्ट्र, ठीक, और एक थे आपके धुरी राष्ट्र। कौन थे? धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों के नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस एंड रूस, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में एक तो जर्मनी तो आ ही जाएगा, और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इसने युद्ध किया है तो ऑस्ट्रिया भी आ जाएगा। ठीक है, बाद में इसमें जापान भी जुड़ा था, बाद में इसमें मित्र राष्ट्रों में अमेरिका भी जुड़ा था, बाद में इसमें इटली जुड़ा था धुरी राष्ट्रों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए मित्र राष्ट्र और ये हो गए आपके धुरी राष्ट्र। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई समाज के साथ मिलकर, यानी कि ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर या ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था, जो 1914 से 1918 तक हुआ था। ऑलराइट, अब बात आती है कि ऑस्ट्रिया के साथ ही मिलकर क्यों लड़ा। तो भाई ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इसलिए लड़ा था क्योंकि ऑस्ट्रिया भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब ऑस्ट्रिया क्यों बहुत ज्यादा गुस्से में था? क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या सराजेवो में कर दी गई थी, इसलिए ऑस्ट्रिया भी गुस्से में था। जर्मनी ने मौके का फायदा उठाया, ऑस्ट्रिया का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दी।
ठीक है, फिर क्या है, उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। ना जर्मनी को पता था, ना ऑस्ट्रिया को पता था, और ना ही इन मित्र राष्ट्रों को पता था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है वो इतना लंबा खिंच जाएगा। क्योंकि शुरू कब हुआ था, 1914 से शुरू हुआ था और कब तक चला था, 1918 तक चला था। ठीक है, 1918 तक चला था। तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये युद्ध 4 से 5 साल तक खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप जो है आर्थिक दृष्टि से परेशान हो चुका था, आर्थिक दृष्टि से कंगाल हो चुका था। यूरोप के पास पैसा नहीं बचा था। फिर क्या किया जर्मनी ने? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल करी। समझ में आ रही है बात? फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने शुरुआत में बहुत सारी सफलताएं हासिल करी। जैसे 1914 में इसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर युद्ध की शुरुआत करी। तो शुरुआती दौर में फ्रांस और बेल्जियम को इसने जीत लिया, कब्जे में ले लिया। यानी कि युद्ध के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दौर में इसको सफलताएं मिल रही हैं। लेकिन अब सुनिएगा कहानी, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। अमेरिका की एंट्री बाद में होती है, कब होती है ये बात याद रखना। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री कब हुई, तो क्या बता देंगे आप? 1917। तो 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दौर में तो जर्मनी ताकतवर रहा, उसने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा किया। लेकिन जब 1917 में अमेरिका की एंट्री होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, तो जो मित्र राष्ट्र थे जैसे कि फ्रांस, रूस, बेल्जियम, इंग्लैंड, इन सबको क्या मिली? इन सबको अमेरिका के जरिए एक पावर मिली और उस पावर के जरिए इन्होंने जर्मनी को हराया। ठीक है, तो केंद्रीय शक्तियां यानी कि धुरी राष्ट्रों को, धुरी राष्ट्र यानी कि ये अपने जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, ठीक है, इनको धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है और केंद्रीय शक्तियां भी कहा जाता है। तो इनको हराया और फिर जर्मनी को भी अंततः घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। शुरुआत तो करी थी जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, लेकिन अंत किसने किया? मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को हराकर। क्लियर? चलिए अब देखो, अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में लोकतांत्रिक संविधान का जन्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, ठीक है, जर्मनी हार चुका है। अब जर्मनी में लोकतांत्रिक संविधान का उदय कैसे होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का उदय कैसे होता है, कैसे शुरुआत होती है और क्यों होती है? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। चलिए, तो अब जर्मनी को क्या कहा गया है यहां पर? साम्राज्यवादी। क्यों कहा गया है? साम्राज्यवाद किसे कहा जाता है? साम्राज्यवाद उसे कहा जाता है कि जब कोई देश अपना साम्राज्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहे। कोई देश अपना साम्राज्य ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकता है? दूसरे राष्ट्रों से युद्ध करके, उसको जीत के, उसको अपने कब्जे में मिला के। तो जर्मनी ने तो यही किया था। जर्मनी यही चाहता था कि हमारे साम्राज्य का विस्तार जो है ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ठीक है, तो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय, ठीक है, जर्मनी को साम्राज्यवादी कहा गया है क्योंकि वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन वो हार चुका है। तो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने, जी हाँ, जैसे ही जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा, वहां के सम्राट ने पद त्याग कर दिया, यानी कि रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का मौका उपलब्ध करवाया। पहले था राजा का शासन, राजवंशीय शासन, जर्मनी के राजा ने वो पद त्याग कर दिया। तो अब जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज थी जर्मनी की, उनको मौका मिल गया कि अब हम संसद के जरिए चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं,
यानी कि हमारे देश में, ठीक है, वहां के लोगों ने ऐसा सोचा, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा सोचा कि हमारे देश जर्मनी में अब हम एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में वाइमर में, अब बात आ गई ना वाइमर की, जो अपना आज का टाइटल है वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है, तो इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई, एक नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान जो है पारित किया गया। ठीक है, अब देखो, नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइखस्टैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। अब नई संसद का निर्माण होना है, जिसे क्या कहा गया है, जर्मनी की संसद, और उस जर्मनी की संसद का नाम क्या है, राइखस्टैग। आप सोच रहे होंगे कि ये राइखस्टैग क्या है, तो राइखस्टैग है जर्मनी की संसद का नाम। ठीक है, उस समय जर्मनी की संसद का नाम था राइखस्टैग। तो ये जो नई व्यवस्था आई थी लोकतांत्रिक संविधान की, ठीक है, जो वीमर में नेशनल असेंबली में बात करी गई थी, तो जर्मन संसद यानी राइखस्टैग के लिए जनप्रतिनिधियों के चुनाव किए जाने लगे। अब भाई संसद बनानी है तो संसद में कौन बैठता है, सांसद बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, कैसे चुन के जाते हैं, चुनाव के माध्यम से। भारत की राजनीतिक व्यवस्था तो पता ही है आप सभी को। तो ठीक उसी तरीके की बात जर्मनी में करी जा रही थी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन यानी कि चुनाव के लिए, अब जो संसद में बैठने वाले सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधि कहा गया है, उनके चुनाव के लिए, उनके निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया, प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को, जी हाँ, जितने भी वयस्क नागरिक थे, एडल्ट सिटीजन थे, ठीक है, उनको और महिलाओं को एक समान सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। यानी कि जितने भी वयस्क नागरिक हैं इंक्लूडिंग विमेन, ठीक है, उन सभी को राइट टू वोट दिया गया। क्लियर। तो इस तरीके से जर्मन की संसद बनाई गई। ठीक है, फिर होती है भैया वर्साई की संधि। अब इधर संसद बन चुकी है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब यहां पर क्या हो रहा है, वाइमर गणराज्य का जन्म भी हो चुका है, संसद बन चुकी है। अब होती है वर्साई की संधि। अब ये वर्साई की संधि क्या थी, तो जर्मनी के वर्साई नामक स्थान पर ही एक ट्रीटी करी गई, एक संधि करी गई, ट्रीटी ऑफ वर्साई या वर्साई की संधि। क्यों करी गई थी, पहला सवाल ये उठता है। तो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, ठीक है, तो जर्मनी के साथ शांति संधि स्थापित करने के लिए और युद्ध में जितना भी घाटा हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए ये संधि करी गई थी। और जर्मनी ने युद्ध की शुरुआत करी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत किसने करी थी, जर्मनी ने ही करी थी। ठीक है, तो युद्ध का हर्जाना भरने के लिए किसको कहा गया, जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी को ही युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। और उस समय यूरोप में जो आर्थिक संकट आया था उसके लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अगर जर्मनी मान लो कि युद्ध चालू नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता, सब जगह शांति रहती, ना पैसों की कमी पड़ती, ना आर्थिक संकट आता। ठीक है, चलिए, तो अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। वर्साई की संधि, यहां से सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, क्लियर है। अब देखना, इस मैप को भी हम समझेंगे। पहले अपन यहां से चीजें समझ लेते हैं, फिर उसकी कनेक्टिविटी अपन मैप से बैठाएंगे। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। अब वो शांति संधि किसने किस पे थोपी, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर थोपी। मित्र राष्ट्र जीत चुके थे लेकिन घाटा तो सबका हो चुका था। जर्मनी ने युद्ध चालू किया था तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो किस पर थोपी जाएंगी, सारी कंडीशंस, सारी शर्तें जर्मनी पर थोपी जाएंगी। ठीक है, तो इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, अब ये बात आती है
कि जर्मनी को इस संधि के तहत क्या क्या देना पड़ा, युद्ध के हर जाने के रूप में क्या क्या देना पड़ा। ठीक है, तो इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, अब आप कहेंगे कि उपनिवेश क्या होता है, यानी कि वे क्षेत्र, दूसरे देशों के वे क्षेत्र जहां जहां जर्मनी ने अपना कब्जा जमा के रखा था। ठीक है, तो इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 10% आबादी यानी कि अपने जर्मनी की 10% जनसंख्या, 13% भूभाग, जर्मनी का जितना क्षेत्रफल है उसका 13% देना पड़ा था। ठीक है, 75% लोहे के भंडार, जी हाँ, और 26% कोयला भंडार। इतना सब कुछ फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया और डेनमार्क ये सभी भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से ही थे। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद अब इतना कुछ छीन चुके हैं मित्र राष्ट्र जर्मनी से, अब क्या होगा, जर्मनी की जो रही सही ताकत थी, बची कुची ताकत थी, इतना लुट जाने के बाद उसको भी खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी, जर्मनी की सेना भी भंग कर दी कि अब तुम्हारे पास सेना ही नहीं रहेगी, बताओ अब तुम कैसे लड़ोगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब देखो यहां पर इस मैप को देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या कहा गया है, ये जर्मनी आपको दिख रहा है। ठीक है, वर्साई की संधि के बाद जर्मनी, वर्साई की संधि के बाद ये जब जो संधि हो चुकी है और जर्मनी से इतना कुछ छीन लिया गया है, उसके बाद जर्मनी का ये क्षेत्र है। जी हाँ, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये अब इतना क्षेत्र जर्मनी के पास बचा हुआ है। कितना, इतना क्षेत्र जो है जर्मनी के पास अब बचा हुआ है, काफी सारी चीजें जो है इनसे छीन ली गई हैं। क्लियर, ये राइनलैंड छीन लिया गया है, जर्मनी के जो उपनिवेश थे, जैसे कि इसने बेल्जियम पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ये लॉरेन, फिर ये प्रशा, पोसेन, जो जर्मनी से ली गई जमीन थी, हमने क्या देखा था, 13% भूभाग जर्मनी से लिया गया था, तो उसमें ये आपका आ जाएगा लॉरेन आ जाएगा, यहाँ पर आपका पोसेन, प्रशा, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो भाग आ जाएगा, जर्मनी से ये सब भाग छीन लिए गए थे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ठीक, फिर ये कौन सा क्षेत्र है, विसैन्यीकृत क्षेत्र, जहां पर जर्मनी के सैनिक नहीं रह सकते। क्लियर हो रही है बात। लोहे के भंडार छीन लिए, इनका प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र राइनलैंड छीन लिया, और जिन पर इन्होंने, जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, ऑरलैंड, एल्सेस, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, इन पर से इनका अधिकार हट गया। जर्मनी का जो इनके औपनिवेशिक क्षेत्र थे, जहां जहां इन्होंने कब्जा कर लिया था, क्योंकि शुरुआती दौर में तो ये जीत रहे थे, सफलताएं मिल रही थी इनको, तो उनने दूसरे क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक है, अपना कॉलोनियल एरिया इसको बना लिया, लेकिन फिर इनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, उसके बाद जर्मनी मात्र इतना सा बचा था, बाकी का आसपास का क्षेत्र इन्हें सब देना पड़ा। ठीक, चलिए अब देखो, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, यानी कि अपराध किसने किया है, जर्मनी ने। कैसे किया है, युद्ध करके किया है। ठीक है, तो उसका अपराध बोध तो होना चाहिए कि भाई साहब आपने अपराध किया है तो सजा मिलेगी। ठीक है, तो युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वार गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण जितनी भी तबाही हुई थी, जितना भी नुकसान हुआ था, उस सब के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया, जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। और इसके एवज में, एवज का मतलब होता है इसके बदले में। ठीक है, इसके बदले में उस पर, अब सुनो भैया, 6 अरब पौंड का जुर्माना भी लगाया गया। जर्मनी को इतना सब कुछ देना पड़ा है, उसके बाद 6 अरब पौंड का जुर्माना भी जर्मनी को भरना पड़ा है। ठीक है, और अब देखो
बहुत सारे जर्मनों ने ना केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब बात आती है कि वाइमर गणराज्य को कैसे जिम्मेदार ठहराया। तो घटनाएं हमने कैसे कैसे पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा, फिर उसके बाद वाइमर गणराज्य का जन्म, वाइमर गणराज्य का जन्म, और उसके बाद हुई है वर्साई की संधि। इसके बाद हुई है वर्साई की संधि। ठीक है, तो वर्साई की संधि होने के पहले वाइमर गणराज्य का जन्म हो चुका है, और वर्साई की संधि के तहत जो शर्तें निर्धारित करी गई थी उस पर अपने सिग्नेचर किसने करे? वाइमर गणराज्य ने करे। इसीलिए वीमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया इस हार के लिए और वर्साई की संधि के तहत जो अपमान हुआ उसके लिए। क्लियर है बात? ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखें युद्ध का असर जर्मनी या वीमर पर क्या पड़ता है। ठीक है, युद्ध का असर जर्मनी या वीमर पर क्या पड़ता है। ये जो युद्ध हुआ था, अब वीमर गणराज्य का जन्म हो चुका था, तो देखो प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे महाद्वीप यानी कि यूरोप महाद्वीप, यूरोपीय कंट्रीज के बीच ही हुआ था ये युद्ध। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध ने यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरे महाद्वीप को, पूरे यूरोप महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। मानसिक रूप से भी यूरोप कमजोर पड़ गया और आर्थिक रूप से भी पूरा यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण कमजोर पड़ गया। ठीक है, अब यूरोप जो है पहले यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। बहुत संपत्ति थी यूरोप के पास, दूसरे देशों को यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट पैसा उधार देता था, और अब युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, यानी कि उल्टा दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ गया था यूरोप को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप की स्थिति एकदम नीचे गिर गई थी। फिर क्या है? विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना, पुराने साम्राज्य यानी कि वाइमर गणराज्य के पहले जो साम्राज्य था, जो सम्राट था कैसर विलियम। कौन था सम्राट? वाइमर गणराज्य के पहले नवंबर 1918 के पहले कौन था सम्राट? कैसर विलियम था। ठीक है, उससे शासन संभाला नहीं गया, युद्ध को रोका नहीं गया। ठीक है, अब उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा है? जो नया जन्मा गणराज्य है, नई सरकार है, वाइमर गणराज्य को ये हर्जाना भुगतना पड़ा और वाइमर गणराज्य से युद्ध का हर्जाना वसूल किया जा रहा था। ठीक है, फिर इस गणराज्य को यानी कि वीमर गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। अपमान भी, आर्थिक संकट भी, ये सारी चीजें तो झेलनी ही पड़ रही हैं, और हर्जाना चुकाने की वजह से अब इतना ज्यादा हर्जाना चुकाएगा, उसके औद्योगिक क्षेत्र चले जाएंगे, लोहा भंडार, कोयला भंडार, इतना सब कुछ चला जाएगा, तो भाई और 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, तो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। अपमान के साथ साथ आर्थिक रूप से भी वीमर गणराज्य कमजोर पड़ गया था। क्लियर? ठीक है, तो युद्ध का असर जर्मनी और उसके वीमर गणराज्य पर किस प्रकार से पड़ा, ये बात हम समझ चुके हैं। चलें फिर आगे, चलिए अब देखें वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। कौन कौन थे? समाजवादी थे, कैथोलिक थे और डेमोक्रेट थे। ठीक है, तो इनको जो है नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। हिमायतियों का मतलब क्या होता है? इनके समर्थक। किसके समर्थक? वीमर गणराज्य के जो समर्थक थे उनको हिमायती कहा गया है। तो इनके हिमायतियों या समर्थक में कौन कौन शामिल था? समाजवादी,
कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। तो इनको क्या कहा गया, नवंबर के अपराधी कहकर खुलेआम मजाक उड़ाया गया। अब इनको नवंबर के अपराधी क्यों कहा गया, क्योंकि वीमर गणराज्य ने और वीमर गणराज्य को जो फॉलो करने वाले लोग थे, वीमर गणराज्य किस प्रकार का था, डेमोक्रेट था, लोकतांत्रिक था, ठीक है, और वही उसके समर्थक थे। और वीमर गणराज्य के समर्थक लोगों ने ही वर्साई की संधि, किस पर, वर्साई की संधि पर क्या किए, अपने सिग्नेचर करे थे। अगर ये अपने सिग्नेचर नहीं करते, अपने हस्ताक्षर नहीं करते, तो हो सकता है कि जर्मनी जो है इतना ज्यादा हर्जाना देने से बच जाता और आर्थिक रूप से इतना कमजोर ना होता और ना ही उसे इतना बड़ा अपमान सहना पड़ता। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और उसके वीमर गणराज्य की क्या स्थिति बनती है, क्या असर पड़ता है, ये बात हम जान चुके हैं। चलिए तो जल्दी से एक बार मुझे चेक करके बता दीजिए आप सभी कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है ना, सभी लाइक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है। ठीक है, यहाँ से सवाल आते ही हैं और समझने वाला चैप्टर है। कहानी एकदम कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ती जाएगी, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। ऑलराइट, चलिए अब देखो प्रथम विश्व युद्ध का यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए समझते हैं इसको भी। देखें, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। जो पहला महायुद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसने पूरे यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाता था। क्यों? क्योंकि युद्ध किसने लड़ा, सिपाहियों ने लड़ा। सिपाहियों की जानें गई, उन्होंने आपको बचाने की कोशिशें करी, अपनी जान चौंकी, अपने परिवार को छोड़ा, तो सम्मान के लायक कौन है, सिपाही ही है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी यूरोप के सिपाही थे उनको आम नागरिकों से ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। ठीक है, फिर राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, क्योंकि पहली बार दुनिया में कोई ऐसा युद्ध हुआ था जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और यूरोपीय देशों के बीच हुआ था, तो यूरोप पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। अब युद्ध में लड़ने के लिए अधिकांश रूप से कौन जाता है, पुरुष वर्ग ही जाता है। तो वहां के राजनेताओं ने और प्रचारकों ने इस बात पर जोर दिया, पॉलिटिशियंस ने इस बात पर जोर दिया कि पुरुषों को ज्यादा आक्रामक यानी कि गुस्से वाला, हिंसक, ताकतवर, पावरफुल और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। तभी तो आगे जाके अगर हम पर कोई अत्याचार करता है, प्रहार करता है या हमें लड़ना पड़ता है, तभी तो हम लड़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर बात आती है कि मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ये खंदक क्या होता है, खंदक क्या होता है। तो भैया देखो, युद्ध चल रहा था, युद्ध कहाँ चलेगा, युद्ध क्षेत्र में चलेगा। तो युद्ध क्षेत्र में, जहां युद्ध चल रहा है, युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे थे। ये खंदक क्या थे, सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे थे ये, जहां पर सैनिक छिपे होते थे। ठीक है, कैसे, अब जैसे कि मान लो कि शत्रु सेना बमबारी कर रही है या गोलीबारी कर रही है, ठीक है, तो जो प्रतिद्वंदी सेना है, दूसरी सेना है, उसको छिपना पड़ेगा उनकी गोली और बमबारी से बचने के लिए, और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ छिपकर उन पर भी वार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गड्ढे थे, जो खंदक थे, वो क्या थे, सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए छोटे छोटे गड्ढे थे। ठीक है, अब इन खंदकों में हो क्या रहा था,
आखिर इन खंदक में जिंदगी कैसी थी, इसको समझने की कोशिश करना। इसकी सच्चाई क्या थी इन खंदकों की, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। दयनीय जिंदगी कैसे? वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। अब आप सोचो, जो गड्ढे खोदे गए हैं वहीं पर सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, छिपे हुए हैं, और युद्ध स्थल में ही ये गड्ढे बने हुए हैं, और हजारों की संख्या में रोज सैनिक मर रहे हैं, उनकी लाशें वहीं बिखरी पड़ी हैं, सैनिकों का वेस्टेज वहीं पर बिखरा पड़ा है। तो कीड़े मकोड़े, लाशों को खाने वाले चूहे, सब कुछ वहीं है, और वहीं उन सैनिकों को जो है उस समय, युद्ध के समय, अपना जीवन जीना पड़ रहा है और लड़ना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है। ठीक है, तो वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देख रहे थे। जहरीली गैस का, गोलीबारी का, बमबारी का, हर चीज का सामना कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन अपने साथियों को नहीं बचा पा रहे थे और ना खुद बच पा रहे थे। पल पल वो अपने साथियों को मरते हुए देख रहे थे। ये थी युद्ध स्थल में बने हुए खंदकों की सच्चाई और युद्ध क्षेत्र की सच्चाई। क्लियर है? आप कल्पना कर पा रहे हो? हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप सोचो कि वो दौर कितना भयानक रहा होगा। जैसे कि अभी हम बात करें 2020 और 21 के दौर की, हमने भी एक भयानक बीमारी का सामना किया था, कोरोना नाम की बीमारी। कोरोना नाम की बीमारी में युद्ध तो नहीं हो रहा था, सभी को अपने घर में रहने की हिदायत दी गई थी कि आपको अपने अपने घरों में रहना है। लेकिन हम सुबह शाम दिन रात किसी ना किसी की डेथ की खबर सुन ही लेते थे। ठीक है, तो कोरोना नाम का वो जो जीव था, वो वायरस था जो, ठीक है, वो कितना खतरनाक था कि साइलेंटली कितने लोगों की जानें जा रही थी। ठीक है, फिर तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब देखें, अब हम बात करेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट की। ठीक है, राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। अब आप कहेंगे कि रेडिकलवाद या आमूल परिवर्तनवाद क्या होता है? तो रेडिकलवाद में ये होता है कि वे लोग इंस्टेंट चेंजेस चाहते हैं, तुरंत परिवर्तन चाहते हैं। जो व्यवस्था चल रही है, अगर वो व्यवस्था उनके अनुरूप नहीं है, इसको चेंज करो। सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तन की डिमांड रहती थी। जैसे सिचुएशन है, तुरंत डिसीजन लो, तुरंत इसको चेंज करो। लेकिन इसके विपरीत अगर हम रूढ़िवाद की बात करें, स्टेरियोटाइप की बात करें, तो वो क्या चाहते हैं? उनके कंसेप्ट में, उनकी विचारधारा में ये शामिल होता है कि पुरानी परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर ही काम चलना चाहिए, और अगर परिवर्तन चाहते हो तो बहुत धीरे 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 परिवर्तन हो। ठीक है, इसके विपरीत रेडिकलवाद ये होता है कि उन्हें तुरंत परिवर्तन चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तन और आर्थिक संकट की स्थिति को अब हम समझते हैं। तो देखें, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग, जी हाँ, जैसे कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917-18 के दौरान, तो ठीक उसी तर्ज पर, उसी तरीके से जर्मनी में जो है स्पार्टकिस्ट लीग का उदय हुआ, और वो अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। जिस तरीके के क्रांतिकारी विद्रोह बोल्शेविक क्रांति के जरिए रूस में हो रहे थे, ठीक उसी तरीके के जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे। फिर बात आती है, बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई, जैसे कि रूस में हो रहा था। सबसे पहली बात तो ये आती है, सोवियत क्या होती है? सोवियत एक तरीके की परिषद होती है, या कमेटी होती है, या समिति होती है। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वो था रूसी साम्राज्य से संबंधित ही चैप्टर था, रूसी क्रांति से संबंधित ही चैप्टर था। उसमें हमने बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ा था और सोवियत के बारे में पढ़ा था। तो ठीक उसी तरीके से, उसी तर्ज पर
जर्मनी में भी स्पार्टकिट्स लीग का उदय हुआ। उसने अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को बनाया और बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की क्या बनाई गई, सोवियतें बनाई गई, परिषदें बनाई गई, कमेटी बनाई गई, जिनमें कौन शामिल होगा, मजदूर और नाविक शामिल होंगे। ठीक है, फिर क्या है, बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में क्या चल रहा था, बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे कि जिस प्रकार की रूस में सोवियत संघ, सोवियत तरीके की सरकार है, सोवियत तरीके का शासन है, वैसी ही हमारे जर्मनी में भी होने चाहिए। बर्लिन क्या है, बर्लिन है भैया, बताओ क्या है, जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की राजधानी है। ऑलराइट, ठीक, चलिए अब देखो भाई, ये स्पार्टकिस्ट लीग की हमने बात करी थी जर्मनी में, तो ये क्या था, एक रेडिकल संगठन था। ठीक है, रेडिकल की बात करी हमने कि वो तुरंत चेंजेस चाहते थे, किस तरीके से चाहते थे वो बात भी हमने देखी। तो स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का ये दृश्य है, आप देख रहे होंगे कितनी ज्यादा भीड़ है। तो प्रशियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित ये रैली है। 1918 और 1919 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर, ठंड के दिनों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था और इस तरीके के राजनीतिक प्रदर्शन होना, रैलियां निकलना बहुत ही आम बात हो गई थी 1918 और 1919 के दौर की। क्लियर, चलिए अब देखें वहां के समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने, क्योंकि ये सब क्या थे, अभी हमने क्या पढ़ा था, समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक कौन थे, किसके फॉलोवर थे, किसके समर्थक थे, वीमर गणराज्य के समर्थक थे ना। ठीक है, तो समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इसने इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया कि जी नहीं, जिस तरीके के रूस में सोवियत सरकार है, वैसी जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग भी चाहता है, वैसा हम होने नहीं देंगे। तो जो वीमर गणराज्य के समर्थक थे, फॉलोवर थे, उनके हिमायती थे समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक। इन्होंने क्या किया, इन गुटों ने वाइमर में इकट्ठे होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया कि यहां पर इस तरीके की गणराज्य की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के, ध्यान से सुनिएगा आप, पुराने सैनिकों का एक संगठन है फ्री कोर। क्या नाम है, फ्री कोर। ये सवाल सीधा आता है, सीधा आपसे पूछा जाता है कि फ्री कोर किसे कहा जाता है, फ्री कोर क्या है, जर्मनी में फ्री कोर क्या था, तो आप क्या लिख देंगे, पुराने सैनिकों का संगठन। क्या बता देंगे, पुराने सैनिकों के संगठन को फ्री कोर कहा जाता था। ठीक है, तो आखिरकार वीमर गणराज्य ने क्या किया, पुराने सैनिकों के संगठन फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया जो स्पार्टकिस्ट लीग ने चालू किया था। किन किन ने, इन समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ने क्या किया, इस वीमर गणराज्य ने जो पुराने सैनिकों का संगठन था फ्री कोर, उसकी मदद ली, उसकी हेल्प ली, उसकी सहायता ली और उसकी मदद से स्पार्टकिस्ट लीग के द्वारा जो इस तरीके की क्रांति हो रही थी, विद्रोह हो रहा था, ठीक है, सोवियत की डिमांड हो रही थी, उसको कुचल दिया। ठीक है, फिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। वो रुके नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे और उन्होंने बनाई। ठीक है, तो राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के, कब के, 1923 के
आर्थिक संकट से और ज्यादा बल मिला, क्योंकि ये इंस्टेंट चेंजेस चाहते थे और इनके विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। अब किसी भी देश, कोई देश हार चुका हो, उसकी सारी चीजें छीन ली गई हो, आर्थिक संकट पैदा हो गया हो, तो इस तरीके की समस्या से उबरने के लिए जो कंसेप्ट वहां के लोगों को सही लगेगा वो अपनाएंगे। और उस समय राजनीतिक रेडिकलवाद का कंसेप्ट लोगों को जम रहा था, तो इस आर्थिक संकट के जरिए रेडिकलवादी विचारों को और ज्यादा बल मिला। ठीक, क्लियर है बात? तो जल्दी से एक बार चेक करके बताइए कि आप सभी ने लाइक और शेयर बराबर से किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो तेजी से ये काम कर देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? चलो भाई, अब देखें, अब हम बात करते हैं यहां पर आर्थिक संकट की। तो किस तरीके से जर्मनी में 1923 में आर्थिक संकट और ज्यादा तेजी से पैदा हुआ, देखो। अब तो जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, ये बात हम शुरू से जानते हैं। जी हाँ, जर्मनी भले ही पावरफुल था, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आगाज इसने किया था ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, तो ये पैसा उधार लेके किया था, कर्ज लेके किया था। और युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध में भाई साहब हार गए थे जर्मनी, और युद्ध का हार जाना भी आपको पता है कितना लंबा चौड़ा चुकाना पड़ा था इनको। और किस में चुकाना पड़ा था? स्वर्ण मुद्रा में, गोल्ड करेंसी में चुकाना पड़ा था। तो युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जर्मनी की हालत उस दौरान क्या हुई होगी। ठीक है, तो इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। एक तो पहले से कर्ज लेके रखा था, और जो था इनके पास वो भी इन्हें स्वर्ण मुद्रा के रूप में भरना पड़ रहा था। तो इस दोहरे बोझ से 2 गुना बोझ हो गया इनके ऊपर। ठीक है, तो उसके कारण जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। फिर आखिरकार 1923 में, कब? 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। 1923 में जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब, हम थक चुके हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, हमारा सोने का भंडार भी खत्म हो गया है, अब हम कहां से कर्जा चुकाएं, कहां से हर्जाना भरें। ठीक है, तो इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, इन्होंने जब हाथ खड़े कर दिए, जर्मनी ने इनकार कर दिया कि अब हम और ज्यादा कर्जा नहीं चुका सकते और ज्यादा युद्ध का हर्जाना नहीं भर सकते। तो इसके जवाब में फ्रांस ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने क्या किया कि भाई साहब ठीक है, हम आपका जो मुख्य औद्योगिक इलाका है रूर प्रदेश, उस पर हम कब्जा कर लेंगे। चलिए, तो एक बात पूछी जाए आपसे, देखो जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके को रूर कहा जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? ये बात जल्दी से आप सभी को कमेंट करके बतानी है। क्या बताना है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए अब देखें, जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दी। अब जर्मनी के पास पैसा बचा नहीं था, जर्मनी ने इनकार कर दिया, हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे। फ्रांस ने क्या किया? जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांस ने कब्जा कर लिया, तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में क्या किया? बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दी। अब पैसा बचानी है तो पैसा छापना पड़ेगा। आसान सी भाषा में बताया जाए कि जब पैसा नहीं बचेगा किसी देश के पास तो क्या करेगा वो? घाटे की पूर्ति के लिए पैसा छापेगा। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया? अपनी करेंसी छापना शुरू कर दी। और जर्मनी की करेंसी उस समय क्या थी? मार्क। क्या थी? मार्क थी उस समय। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओल्ड जर्मन करेंसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ओल्ड जर्मन करेंसी। क्लियर? तो जर्मनी ने कागजी मुद्रा बड़ी मात्रा में छापना शुरू कर दिया।
अब ये जो बड़ी मात्रा में जर्मनी ने पैसा छापना शुरू किया, करेंसी छापनी शुरू करी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अतिरिक्त धन प्रिंट का प्रभाव जर्मनी पर क्या पड़ता है? भाई इन्होंने तो सोचा कि भाई जब हम अतिरिक्त मुद्रा छापेंगे हमारे पास पैसा आ जाएगा तो भाई हमारी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इसके विपरीत परिस्थिति बनी और जर्मनी की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई थी। ठीक है, तो देखना अतिरिक्त धन प्रिंट का प्रभाव क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो जर्मनी की सरकार ने, जर्मन गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य, हमने क्या बताया था आपको, जर्मनी की ओल्ड करेंसी क्या थी? मार्क। ठीक है, उसका मूल्य, उसकी वैल्यू बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी। ठीक है, कैसे नीचे गिरने लगी तो सुनिएगा ध्यान से। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। इंटरनेशनल करेंसी कहा जाता है डॉलर को, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है डॉलर की। तो अप्रैल में जब इन्होंने ज्यादा करेंसी छापना शुरू करी तो इनकी करेंसी की वैल्यू नीचे गिरने लगी। और कितनी नीचे गिरी? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा किया जाता है डॉलर से। ठीक है, तो एक डॉलर, एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कितनी हो गई? 24,000 मार्क के बराबर हो गई अप्रैल में। फिर देखो 3 महीने बाद जुलाई में एक मार्क की कीमत 3,53,000 मार्क हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मतलब 15 गुनी से भी ज्यादा लगभग बढ़ चुकी थी। फिर अगस्त में, अगले महीने आप देखो, कहां 3 लाख और कहां ये 46 लाख, 46,21,000 मार्क हो गई थी। यानी कि एक डॉलर के बदले कितना देना पड़ेगा? 46,21,000 मार्क एक महीने बाद ही। और दिसंबर में 3 महीने बाद, अब आप देखना कितना होता है, 46 लाख से सीधा कितना होता है 3 महीने में? 9,88,60,000 मार्क हो गई। एक अमेरिकी डॉलर इज इक्वल टू 9,88,16,000 मार्क हो गई थी। यानी कि कितनी ज्यादा गिर गई। यानी कि मार्क मतलब आप क्या कहें कि सड़क पर भी बिखरा नहीं दिखेगा, मतलब सड़क के नीचे एकदम गड्ढे खोद के उसको दबा दो, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं बची थी उनकी करेंसी की। ठीक है, तो इस तरह से एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। कितने खरबों मार्क, इतनी ज्यादा वैल्यू इनकी गिर गई थी करेंसी की। तो जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, मार्क की वैल्यू गिरती गई, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। सीधी सी बात है, अगर करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो देश में क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। हर चीज, बेसिक सी चीज भी आपको महंगे से महंगे दामों में मिलने लगेगी। क्लियर? अब देखो यहां पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है कि वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं। जी हाँ, और 1923 में जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। अब एक डॉलर के लिए जहां आपको 9,88,60,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 9,88,60,000 रुपए क्या आपके जेब में बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। उनको बड़े बड़े थैलों में भर के, बड़े बड़े बैग में भर के आपको ठेलों पे लेके जाना पड़ेगा। यानी कि बेसिक सी चीज भी आपको चाहिए है, आपको सुई भी चाहिए है, तो आपको इतना सारा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की स्थिति उस दौरान जर्मनी में हो गई थी। क्लियर? किसके फलस्वरूप? अतिरिक्त धन प्रिंट प्रभाव के फलस्वरूप। अब शुरुआत से आपको एक बात नजर आ रही होगी कि जर्मनी जो है अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के चलते गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इस संकट को बाद में क्या नाम दिया गया? अति मुद्रास्फीति नाम दिया गया। ये शब्द आपको याद रखना है, अति मुद्रास्फीति, यानी कि जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाए, जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाए। ऑलराइट, देखो ये मुद्रा है, मुद्रा की वैल्यू नीचे जाएगी तो महंगाई क्या होगी? महंगाई बढ़ती ही जाएगी। क्लियर?
तो जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाए, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाएं, तो उस स्थिति को कहा जाता है अति मुद्रास्फीति, यानी कि जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है और मुद्रा की वैल्यू गिरने लगती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? जब जर्मनी ने अपनी मुद्रा मार्क को ज्यादा से ज्यादा छापने का काम किया तो उस समय जो अतिरिक्त धन प्रिंट का प्रभाव था जर्मनी पर नकारात्मक ही पड़ा था। ठीक है, अब देखो, अब भाई जर्मनी की हालत एकदम खस्ता हो गई है। ठीक है, तो अब अमेरिका को आ गई जर्मनी पर दया, तो अमेरिका ने करी फिर जर्मनी की हेल्प। ठीक है, किस तरीके से करी? अब भाई देखना, अमेरिका जब हेल्प करना इनकी चालू करता है तो अमेरिका की क्या हालत होती है, ध्यान से सुनना। अब अमेरिका की किस्मत में भी चोट लगेगी। तो अमेरिका ने जर्मनी की मदद करी, तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया कि जर्मनी इतने ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ रहा है, तो भाई ठीक है, हम हैं, भले ही हम विरोधी हैं आपके, भले ही हम विश्व युद्ध में आपके साथ लड़े थे, लेकिन भाई हम चलो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अमेरिका ने क्या किया? ये डॉप्स योजना बनाई। किसने बनाई? यहां से सवाल आ सकता है कि डॉप्स प्लान या डॉप्स योजना किसने बनाई? अमेरिका ने। अब इस डॉप्स योजना में क्या किया गया? इस डॉप्स योजना में यह तय किया गया कि अमेरिका की आर्थिक रूप से मदद कैसे करी जाए। तो इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। यानी कि अमेरिका ने देखा कि इतने ज्यादा हर्जाने की शर्तें इस पर थोपी गई हैं, जर्मनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो दोबारा हम इसकी शर्तें तय करते हैं। ठीक है, तो मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। कब? 1924 से 1928 तक, क्योंकि अमेरिका ने डॉप्स योजना के माध्यम से इंटरफेयर करके हर्जाने की शर्तों को दोबारा से रिपीट करवाया था, यानी कि दोबारा से तय करवाया था कि अब ऐसा नहीं, कुछ शर्तें ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? फिर देखो, जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर ही आधारित था। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में जो सुधार किया गया था, तो जो अमेरिका ने इसकी हेल्प करी थी थोड़े समय के लिए, जर्मनी की सहायता करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? थोड़ा सा पैसा इनको उधार दे दिया। ठीक है, तो उससे इनकी औद्योगिक गतिविधियों में सुधार होने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ भैया? अब देखना, अमेरिका की किस्मत भी अब जर्मनी के साथ लग के क्या होगी? थोड़ी सी फूट जाएगी। ठीक है, अब सुनना, 1929 में क्या होता है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है अमेरिका का शेयर बाजार है। तो 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया। अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वो रातों रात धराशायी हो गया, रातों रात उसके शेयर नीचे जाने लगे और जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। जर्मनी के साथ अमेरिका की किस्मत भी फूट गई। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना जर्मनी को करना पड़ रहा था, यानी कि कोई उसकी हेल्प भी करना चाह रहा है ना, तो वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जर्मनी की किस्मत उस समय बेधड़क खराब चल रही थी। क्लियर? चलिए, अब बारी आती है मंदी के साल की। 1923 के दौर में आपने देखा अभी कि अमेरिका ने हेल्प तो करी थी, लेकिन अमेरिका ही उल्टा अपने उसके शेयर मार्केट जो है पूरा डूब गया था, तो अमेरिका भी संकट में पड़ गया था। अब मंदी का दौर किस तरीके का बीतता है जर्मनी का? तो 24 अक्टूबर को, ध्यान से सुनिएगा, जो शेयर मार्केट गिर रहा था, तो 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। जी हाँ, अब लोगों को ये डर था कि शेयर मार्केट गिर रहा है तो और ज्यादा इसकी वैल्यू गिरती जाएगी, हमारे शेयर की वैल्यू गिरती जाएगी। तो एक दिन में ही 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। 1.3 करोड़ रुपए के नहीं, क्वांटिटी में 1.3 करोड़ शेयर एक दिन में ही बेच दिए गए। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे थे और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। और 1929 से 1932 तक
कब से कब तक? 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय जो है, अमेरिका की नेशनल इनकम जो है, शेयर मार्केट के गिरने से, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के शेयर गिरने से नेशनल इनकम 3 साल में मात्र 50% हो गई थी, यानी कि आधी रह गई थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, एक्सपोर्ट भी गिरता जा रहा था। अब फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कैसे होगा? दूसरे देशों में निर्यात कैसे होगा? ठीक है, किसानों की हालत इतनी खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। इस तरीके की आर्थिक संकट की स्थिति अमेरिका में बन गई थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया, क्योंकि अमेरिका पावरफुल था, दूसरे देशों को कर्ज दिया करता था। ठीक है, खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज को दिया करता था कर्ज। अब अमेरिका की हालत ही खराब हो गई है, तो अमेरिका कैसे दूसरी कंट्री को कर्ज देगा? ठीक है, चलिए अब जर्मनी पर मंदी का असर क्या पड़ता है? ये तो अमेरिका पर हो गया था और पूरे विश्व पर हुआ। ठीक है, अमेरिका पर असर पड़ा तो पूरे विश्व पर पड़ा। अब जर्मनी पर मंदी का असर कैसे पड़ता है? तो इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जर्मन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। कितना? केवल 40% रह गया। और मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन गिर चुके थे, या तो उनका काम ही उनसे छीन लिया गया, यानी कि काम ही नहीं मिल रहा। रोजगार पहले था, बेरोजगार हो चुके हैं, या फिर जो लोग काम में लगे हैं उनकी सैलरी आधी हो गई है, वेतन भी उनका काफी गिर चुका था। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। ऐसे लोग जिन्हें काम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार हो चुके थे, उनकी संख्या उस दौरान जर्मनी में 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। और जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद का मतलब होता है संख्या, ऐसी संख्या में दिखाई देने लगे जो अपने गले में एक तख्ती टांग लेते थे और उस तख्ती में ये लिखा होता था कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, मतलब कोई भी काम करने को तैयार हूं, बस मुझे काम मिलना चाहिए। इस तरीके की बेरोजगारी का दौर जर्मनी में आ चुका था। ठीक है, जो उनके गले में तख्ती लटकी होती थी उस पर लिखा रहता था कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। और बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे। अब बेरोजगार हैं, काम नहीं है तो क्या करेंगे? पत्ते खेलेंगे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। और जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मुद्रा का मूल्य यानी कि मुद्रा की वैल्यू जैसे जैसे नीचे गिरती जा रही थी, मध्य वर्ग, खास तौर से उसमें वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। जैसे जैसे मुद्रा की वैल्यू गिरती गई, जर्मनी की मुद्रा जो थी मार्क, उसकी वैल्यू नीचे गिर रही थी, कीमतें बढ़ रही थी। ठीक है, तो मध्यम वर्ग जो था वहां का, खासतौर से जो वेतन भोगी कर्मचारी थे, ऐसे कर्मचारी या ऐसे सर्वेंट जिनको सैलरी मिलती थी किसी काम को करने के बदले, और जो पहले सेवा में थे, उनको उनके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी उनकी बचत भी कम होती जा रही थी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब पैसा कहाँ से आएगा? उनकी जो बचत है, उनकी जो सेविंग्स है, वो खत्म होगी अब धीरे धीरे। ठीक है, कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, कारोबार धीरे धीरे ठप होता जा रहा था। ठीक है, तो जो छोटे मोटे व्यवसायी थे या जो स्वरोजगार में लगे लोग थे, जिनका खुद का रोजगार था, और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। बड़े व्यवसाय भी संकट में थे और किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था, क्योंकि कृषि उत्पादों की कीमतें भी तेजी से बेहिसाब नीचे गिरती जा रही थी। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके की आर्थिक स्थिति जर्मनी में बनी हुई थी। अब राजनीति पर, वहां की पॉलिटिक्स पर इस मंदी का असर क्या पड़ता है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। ठीक है, तो राजनीति पर मंदी के प्रभाव को समझते हैं।
राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। अब भाई सत्ता किसकी है? वीमर गणराज्य की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसी सत्ता की, वीमर गणराज्य की। अब आर्थिक रूप से पूरा विश्व, पूरा यूरोप और खासतौर से जर्मनी जूझ रहा है, और जर्मनी में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? वीमर गणराज्य की। तो बात किस पे आएगी? वीमर गणराज्य पे, यानी कि वहां की पॉलिटिक्स पे, वहां की राजनीति पे। ठीक है, तो राजनीतिक स्तर पर वीमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ कमियां थी। जो वहां का वीमर संविधान था, जो उस समय बना था, डेमोक्रेट्स, कैथलिक और समाजवादी जो उसके फॉलोअर्स थे, उनने मिलकर जो वीमर गणराज्य का संविधान बनाया था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें बहुत सारी कुछ कमियां थी। अब क्या क्या कमियां थी इसको समझ लेते हैं। तो इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। किससे थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या था? यानी कि जितनी भी कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बराबर प्रतिनिधित्व वहां की पार्लियामेंट में रहेगा, वहां की संसद में रहेगा। उससे क्या हो रहा था? इस प्रावधान की वजह से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो हर बार जब एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? गठबंधन की सरकार आएगी, यानी कि सारी पार्टी मिलके, बहुत सारी पार्टी मिलके फिर अपनी सरकार बनाएंगी। तो हर बार गठबंधन की सरकार जो है वहां पर सत्ता में आ रही थी। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से ये समस्या हुई। फिर दूसरी समस्या क्या थी? वीमर संविधान में ऐसा क्या था? आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48 की वजह से, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो अपने छोटे से जीवन काल में वीमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा। 20 मंत्रिमंडल, 20 कैबिनेट के हाथ में रहा, और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही थी। ऑलराइट, यानी कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही थी। और इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 48 में क्या था कि राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की पावर है। जब चाहे वहां का प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, वहां के सिटीजन्स के राइट को खत्म कर सकता है, अध्यादेश के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए वहां का शासन चला सकता है। तो जब देखो तब आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48 का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति जर्मनी में बन गई थी। ठीक, फिर लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पर चल रहा था, वो उस देश को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था। तो लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। क्लियर? तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी जर्मनी में बना हुआ था। तो मंदी का असर कुछ इस तरीके से जर्मनी की पॉलिटिक्स पर पड़ा। ऑलराइट, चलिए चलते हैं। अब देखें, अब होती है हिटलर की एंट्री। राजनीतिक व्यवस्था जर्मनी में गड़बड़ा चुकी है। अब देखना भाई हिटलर का राज कैसा रहता है, हिटलर की एंट्री भी कैसे होती है जर्मनी में। ठीक है, तो हिटलर का उदय, हिटलर्स राइज टू पावर। अब देखो, जर्मनी की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है और समाज भी संकट में पहुंचता जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, और 1889 में क्या होता है? 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कब? 1889 में। लेकिन जर्मनी का राजा बन के दिखाया था हिटलर ने एक समय। ठीक है, तो हिटलर की जो यंग एज थी, युवा अवस्था थी, वो बहुत ज्यादा गरीबी में गुजरी थी। ठीक है,
तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर हो गया भैया सेना में भर्ती। ठीक है, तो मतलब अभी एक नॉर्मल सैनिक है हिटलर, और एक नॉर्मल सैनिक से कैसे जो है जर्मनी का उसने शासन संभाला था उसको देखना। तो भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। किसका? संदेशवाहक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का काम करता था। फिर उसके बाद कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। तमगे यानी कि मेडल। तमगा का मतलब क्या होता है? तमगा का मतलब होता है मेडल। तो बहादुरी के लिए जो है हिटलर ने काफी सारे मेडल भी जीते, और जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिलाकर रख दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुका था। तो हिटलर ने देखा कि ये क्या हुआ भाई, जर्मनी हार कैसे गया। ठीक है, और फिर हुई वर्साई की संधि, और वर्साई की संधि के तहत इतनी कड़क शर्तें जर्मनी पर थोपी गई, तो वर्साई की संधि के कारण तो हिटलर हो गया आग बबूला की भाई साहब, एक तो हम हार चुके हैं और ऊपर से वर्साई की संधि के तहत इतनी कठोर शर्तें हम पर थोपी गई हैं। ठीक है, तो अब हिटलर चुप रहने वाला नहीं था। तो 1919 में हिटलर ने क्या किया, अब सुनना, धीरे धीरे हिटलर कैसे आगे बढ़ता है वो दौर आपको बताया जा रहा है। तो 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। 1919 में क्या किया हिटलर ने, जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से समूह की उसने सदस्यता ले ली। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया, यानी कि धीरे धीरे उस संगठन का, उस पार्टी का, जर्मन वर्कर्स पार्टी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और फिर उसने स्थापना करी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की, यानी कि इसे जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया, या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम दिया। ठीक है, और इसी पार्टी को बाद में जो है नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। तो हिटलर के उदय के साथ ही जर्मनी में उदय होता है नाजीवाद का। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। सबसे पहले सेना में भर्ती हुआ, कारपोरल बना, संदेशवाहक का काम किया। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे समूह की सदस्यता ली, संगठन पर नियंत्रण कायम किया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी उसको नाम दिया, और उसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे ही महामंदी का दौर आता है तो महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप जो है ग्रहण कर लिया। अब देखें, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, बैंक खाली हो चुके थे, बैंकों के पास ही पैसा नहीं बचा था, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। ठीक है, तो नाजी प्रोपेगेंडा जो है, नाजीवाद, उन्हीं समस्याओं पर, जिन समस्याओं का सामना जर्मनी और जर्मनी की जनता कर रही है, उन्हीं समस्याओं के समाधान की बात करता था। ठीक है, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना। ठीक है, तो नाजी प्रोपेगेंडा में या नाजीवाद के प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी, इसलिए नाजीवाद को, नाजी पार्टी को लोगों का समर्थन मिला। कैसे कैसे मिला? पहले तो कम मिला, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा मिला। तो 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटॉग के लिए हुए चुनावों में सिर्फ पहले तो 2.6% वोट ही मिले, लेकिन बाद में 1932 में यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले थे। कितने? 37% वोट मिले थे बाद में। क्लियर? फिर देखें, हिटलर जबरदस्त वक्ता था, बोलने में बहुत माहिर था कि लोगों को प्रभावित कर देता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे, और अपने भाषणों में क्या बात करता था? वही बात करता था जो जर्मनी और जर्मनी की जनता को चाहिए था। ठीक है, तो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में जो नाइंसाफी हुई थी उसके बदले की बात, प्रतिशोध का मतलब होता है बदला, उसके बदले की बात, और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था कि जर्मन समाज ने जो अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, मैं उसको वापस दिलाने का वादा आपसे करता हूं।
उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। ठीक है, और उसने ये भी वादा किया, ये भी आश्वासन किया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा, यानी कि जर्मनी पर जो दूसरे देशों ने कब्जा करके रखा है उसको भी हम मुक्त कराएंगे और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी कि जर्मनी और जर्मनी की जनता जिन समस्याओं का सामना कर रही थी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से, उन्हीं समस्याओं पर हिटलर ने जोर डाला और उन्हीं समस्याओं को दूर करने की बात अपने भाषणों के माध्यम से करी और नाजी प्रोपेगेंडा फैलाया। नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर ने उस दौरान करी। अब एक इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में आप देख रहे होंगे हिटलर जो है भाषण दे रहा है और लोग देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वहां की आर्मी और पुलिस है। आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा डिसिप्लिन में ये सब खड़े हुए हैं। यही था हिटलर का राज, डिसिप्लिन वाला राज और कठोर राज। क्लियर? चलिए फिर अब हिटलर ने क्या किया? सबसे पहले वहां की राजनीतिक व्यवस्था को चेंज किया। जो वहां पर डेमोक्रेसी चल रही थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी जनता के हित में नहीं चल पा रही थी, जिससे राजनीतिक और आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। तो सबसे पहले हिटलर ने क्या किया? लोकतंत्र का ध्वंस किया। कैसे किया? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो अब भाई लोकतंत्र को आपको खत्म करना है और नई शासन व्यवस्था चाहिए है, तो पहले आपको खुद को सत्ता में आना पड़ेगा। तो हिटलर के कामों को देखकर, उसके नाजी प्रोपेगेंडा को देखकर, उसके नाजीवाद को देखकर, जो उस समय जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, जर्मनी के राष्ट्रपति थे मिस्टर हिंडनबर्ग। ठीक है, तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया कि भाई साहब आप जर्मनी के चांसलर बनते हैं। और जो चांसलर का पद था वो मंत्रिमंडल में सबसे पावरफुल पद था, सबसे शक्तिशाली पद था। तो बस कंट्रोल आ गया किसके हाथ में? हिटलर के हाथ में। सत्ता मिल गई हिटलर को। तो सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। तो जो लोकतांत्रिक शासन की संरचना थी और संस्थाएं थी उनको खत्म करना इसने चालू कर दिया। और 28 फरवरी 1933 को, कब? 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, एक फायर डिक्री जारी करी गई थी। उसके जरिए अब देखना हिटलर ने क्या क्या किया। 30 जनवरी 1933 को चांसलर बना है और उसके एक महीने से भी कम समय के बाद इसने अपना काम तेजी से करना चालू कर दिया। तो अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। यानी कि वहां के सिटीजन्स को कोई भी राइट नहीं थे। जो एक डेमोक्रेसी के अंतर्गत किसी भी सिटीजन्स को, उस कंट्री के सिटीजन को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स को राइट होते हैं, वो सारे राइट इसने खत्म कर दिए। क्योंकि हिटलर क्या चाहता था? हिटलर चाहता था नाजी शासन, नाजीवाद, इसलिए उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। ये सब चीजें होने लगी। ऑलराइट, अब देखें 3 मार्च 1933। 3 मार्च 1933, तो 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि एनेबलिंग एक्ट पास किया गया और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही कर दी गई। इस कानून के जरिए क्या किया गया? जर्मनी में तानाशाही को चालू कर दिया। ठीक है, और इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। 3 मार्च 1933 को हिटलर के राज में जर्मनी में एक प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पास किया गया, एक एनेबलिंग एक्ट पास किया गया। उसके तहत क्या प्रोविजन किए? तानाशाही बरकरार कर दी। ठीक है, तानाशाही चालू हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वहां की जनता के बेसिक राइट, जो सिटीजन्स को राइट दिए जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो खत्म कर दिए। अब सिर्फ और सिर्फ शासन कैसे चलेगा? ऑर्डिनेंस के बलबूते पर, अध्यादेश के बलबूते पर। जो हिटलर ने कह दिया, मतलब कह दिया, वही होगा। ठीक है, तो इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने, यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट थी उसको किनारा करने। ठीक है, कि अब पार्लियामेंट नहीं रहेगी, संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। और यहीं से जन्म होता है हिटलर की तानाशाही का।
ठीक है। तो नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि अब तानाशाही आ चुकी है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्या है। अब एक शासन चलेगा, हिटलर शासन। ठीक है, क्लियर। तो अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि हर जगह किसका कंट्रोल, हिटलर का। अब होता है नई ताकतों का गठन, तो पूरे समाज को, जर्मनी के पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, नई ताकतें बनाई गईं। जैसे कि वहां पर जो पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस थी, वो हरी वर्दी को पहनती थी। ठीक है, वहां के जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, और उसके अलावा गैस्टापो के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैस्टापो एक गुप्तचर राज्य पुलिस हुआ करती थी। अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। इस तरीके की नई नई ताकतों का गठन किया गया। अब गेस्टापो के बारे में अभी हमने जाना कि वहां की एक गुप्तचर पुलिस थी, राज्य की गुप्तचर पुलिस थी। तो गेस्टापो के पास थी भैया असीमित शक्ति, अनलिमिटेड पावर दी गई थी गेस्टापो को। कैसे दी गई थी? तो इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, क्योंकि वहां तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। सीधी बात है, वहां के गेस्टापो को कह दिया, उस गुप्तचर पुलिस को कह दिया, आपके मन में जो आए वो करो, जैसे जनता पर कंट्रोल बने वैसे करो। ठीक है, तो इसी की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। नाजी राज तानाशाही शासन था, खूंखार शासन था। ठीक है, और गेस्टापो के यंत्रणागृहों में, यंत्रणागृह यानी कि जो जहां पर परेशानियां दी जाती थी, लोगों को परेशान किया जाता था, एक तरीके से कहा जाए कि जेल। तो गेस्टापो के जेलों में या यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था, किसी को भी, जिसकी मर्जी आए भाई बंद कर दो। ठीक है, तो ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे और किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाल दिया जाता था या गिरफ्तार कर लिया जाता था। और दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया, क्योंकि गेस्टापो को अनलिमिटेड पावर दे दें कि आपके मन में जो आए वो करो। ठीक है, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई आपको सजा नहीं देगा। तो इनको सजा या दंड जैसी कुछ आशंका थी नहीं, डर था नहीं। तो इसने क्या किया, इसी गेस्टापो ने, इसी पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। और फिर होता है जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। कैसे होता है, कैसे? तो सबसे पहले तो भैया वहां की अर्थव्यवस्था को संभालना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी वहां के एक अर्थशास्त्री थे ह्यालमार शाख्त, उनको सौंप दी। और शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम को वो लेके आए कि सरकार उसमें पैसा लगाएगी, ऐसे रोजगार को बढ़ाने वाले कार्यक्रम शुरू करे जाएंगे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 100% उत्पादन यानी कि 100% प्रोडक्शन होगा, जिससे 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये लक्ष्य तय किया। ठीक है, तो मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और फॉक्सवैगन कार का नाम आपने सुना ही होगा, ये इसी परियोजना की देन थी जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ह्यालमार शाख्त ने बनाई थी। विदेश नीति बनाई गई रिकंस्ट्रक्शन में ही, पुनर्निर्माण में ही। तो 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया, जो राइनलैंड वहां का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किससे छीन लिया था, जर्मनी से फ्रांस ने छीन लिया था। तो 1936 में हिटलर ने राइनलैंड प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। फिर एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को भी मिला लिया। ऑस्ट्रिया के साथ ही शुरुआत करी थी ना जर्मनी ने युद्ध लड़ने की। ठीक है,
तो अब जर्मनी ने क्या कहा, यानी कि हिटलर ने क्या कहा कि भाई हम भाई भाई हैं, हमने साथ में युद्ध लड़ा है, साथ में हारे हैं, ठीक है। तो एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता की आड़ में कि अब हमारा साम्राज्य एक रहेगा, हम एक हैं, हमारा एक नेता है, इस नारे की आड़ में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, ठीक है। फिर इसके बाद जर्मनी ने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया, ठीक है। तो एक जर्मन भाषी क्षेत्र था जिसका नाम है सुडेटनलैंड, ठीक है, उस पर कब्जा किया था चेकोस्लोवाकिया ने, उस पर कब्जा कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में सुडेटनलैंड को ले लिया और फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी कब्जे में ले लिया। इस तरीके से हिटलर एक के बाद एक क्षेत्र को जीतता जा रहा था और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। अब हिटलर ने कहा कि अब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू करूंगा, क्योंकि मुझे अगर आर्थिक संकट से जर्मनी को निकालना है तो दूसरे देशों को युद्ध करके जीतना होगा, ठीक है। तो वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, ठीक है। ये नाजी सत्ता का विस्तार धीरे धीरे करके ये हो रहा है, किसके माध्यम से, युद्ध के माध्यम से। अब चालू हो जाता है भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक चलता है, 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक चलता है भैया आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। शुरू किया था किसने, जर्मनी ने, यानी कि हिटलर ने। किस पर हमला करके, पोलैंड पर हमला करके। तो सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। फिर सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ इटली और जापान भी हो चला है। कौन कौन, जर्मनी, जापान, इटली, 3 कंट्री हो चुकी हैं। और इस संधि से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हिटलर का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया। और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। 1930 पहले तो इसने अपनी सत्ता स्थापित करी, चांसलर बना, धीरे धीरे दूसरी जगह को जीता, युद्ध की घोषणा करी, पोलैंड पर आक्रमण किया, ठीक है, जापान इटली को अपने में मिलाया, ऑस्ट्रिया को अपने में मिलाया और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। उससे पावरफुल उस समय यूरोप में कोई नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो अब हिटलर ने क्या किया, अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया और वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करने लगा। क्या करने लगा, जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करने लगा। और जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। कब, 1941 में सोवियत संघ पर भी इसने हमला कर दिया। और यह जो है हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ थी। 1940 तक तो हिटलर सब कुछ जीता जा रहा है, जिस पर हमला कर रहा है उसको अपने कब्जे में ले रहा है, लेकिन जब 1941 में इसने रूस पर हमला किया और रूस पर अधिकार अपना करना चाहा, तो वो थी हिटलर की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि वहीं से चालू होती है फिर हिटलर की हार धीरे धीरे, ठीक है। अब देखते हैं, इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया और पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाके चने चबवाने लगी, यानी कि रूस की सेनाएं पूर्वी ओर से जर्मनों को हराने लगी और सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और बर्लिन के बीचों बीच ये जा पहुंचे। फिर एंट्री होती है संयुक्त राज्य अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लास्ट में एंट्री ली थी अमेरिका ने। कब, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री कब होती है। 1917 में होती है ना, ठीक है। 1914 में युद्ध चालू हुआ था तो 3 साल बाद होती है। 1939 में यह युद्ध चालू हो चुका है, अब अमेरिका एंट्री बाद में कर रहा है।
अमेरिका बच रहा था भाई कि हमें इस युद्ध में नहीं फंसना, लगातार बच रहा है, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी और उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर ने, जापान कर रहा है अब ये सब क्योंकि जापान जर्मनी के साथ है, तो जापान ने क्या किया, प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली कि अमेरिकी नौसेना के जो जल सेना के ठिकाने हैं उसको हम अब तबाह करेंगे। तो जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका को भी मजबूरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ा। ठीक है, और यह युद्ध कब तक चला? 1945 तक चला। ठीक है, तो अब सुनो, जर्मनी ने शुरू किया था लेकिन जर्मनी की हार धीरे धीरे होती जा रही थी जब से उसने रसिया पर आक्रमण किया था। तो मई 1945 में जर्मनी ने तो सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए कि ठीक है हम हार मान लेते हैं। ठीक है, तो यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ था। कैसे हुआ, अब इसकी कहानी भी सुन लो। तो ये युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय के साथ खत्म हुआ। जर्मनी ने हार मान ली लेकिन जापान नहीं मान रहा था। जापान हार मानने वालों में से नहीं था, वो नहीं मान रहा था कि नहीं हम तो युद्ध लड़ेंगे। तो अब उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन और अपन क्या बोलते हैं उनको, ब्रिटिश राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल ने सोचा कि अब हम जापान से कहते हैं कि आप बताओ कब युद्ध खत्म करोगे, और अगर एक निश्चित समय तक युद्ध खत्म नहीं करते हो तो हम तुम पर परमाणु बम गिरा देंगे। और जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम गिराए गए, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, ये गिराया गया जापान के शहर हिरोशिमा पर और फैट मैन गिराया गया नागासाकी पर। ठीक है, और इस तरीके से ये युद्ध फिर खत्म हुआ था। और नाजियों का अब विश्व दृष्टिकोण के बारे में हम जानते हैं। द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था, यानी कि तानाशाही शासन। तो इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। जितने भी वहां पर समाज हुआ करते थे किसी को भी इक्वल राइट नहीं थे और वे नस्ली आधार पर बेहतर थे या कम थे, यानी कि नाजी नस्ल को वहां पर सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा था। और नाजी नस्ल में कौन आते थे? ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर आते थे और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। तो हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन जो है प्रकृति विज्ञानी थे, उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। और बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल दिया था। इसके जरिए हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा योग्य है वही जिंदा बचेगा, यानी कि जो हर परिस्थिति में, हर तरीके के एनवायरमेंट में, हर तरीके के क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेगा, अनुकूलन करेगा, वही जिंदा बचेगा, क्योंकि वही सबसे ताकतवर नस्ल है, बाकी की कमजोर नस्लें हैं। ठीक है, तो इस विचार का क्या मतलब था? इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं, ऐसा मानना था। ठीक है, नाजियों की दलील बहुत सरल थी। क्या कहते थे कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, और इस हिसाब से हमारी जो आर्य नस्ल है वो सबसे श्रेष्ठ है। आर्य नस्ल को अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है, यानी कि दुनिया पर अपना अधिकार कायम करना है। अब नाजियों की विचारधारा का दूसरा पहलू क्या था, इसको भी समझ लेते हैं। तो हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेन जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से था, यानी कि वो ऐसा कहते थे कि हमें अपनी नाजी नस्ल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, बाकी नस्लों को जड़ से खत्म करना है। अब जब हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमें रहने के लिए जगह तो ज्यादा चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर हमें कब्जा करना है। ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर हम कब्जा कैसे कर सकते हैं? युद्ध के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों को जीत के कर सकते हैं।
तो वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे हमारे मातृ देश यानी कि जर्मनी का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। यानी कि जो हमारी नाजी नस्ल के व्यक्ति हैं, जब वो दूसरी जगह रहने जाएंगे तो वहां भी उनको नाजी नस्ल के व्यक्ति ही मिलेंगे, इसलिए उनको वहां रहने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। ठीक है, ये थी इनकी विचारधारा। क्लियर? तो इस तरीके से आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। अभी हमने इसका सिर्फ पार्ट 1 पढ़ा है, पार्ट 2 बाकी है। ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए 2 पार्ट में आपको इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।